स्लैब रेट के बारे में बातचीत किए थे, आज उसी पार्ट से कंटिन्यू करना और कुछ एक चीजों को और समझाते हुए आपका बेसिक कंसेप्ट को खत्म करना है। स्लैब रेट में हम लोग कल क्या बात की है सर, ओल्ड टैक्स रिजीम जो है वो बोलता है कि अगर आप बिलो 60 ईयर्स हो, आप अबव 60 ईयर्स हो या आप अबव 80 ईयर्स हो, ये तीन कैटेगरी में वो एक इंडिविजुअल को तोड़ा, ये तीन कैटेगरी में वो एक इंडिविजुअल को तोड़ा। बिलो 60 ईयर्स यानी जनरल पब्लिक, अबव 60 ईयर्स यानी सीनियर सिटीजन और अबव 80 ईयर्स यानी सुपर सीनियर सिटीजन। अब गवर्नमेंट क्या बोला, बोला अगर आप बिलो 60 ईयर हो तो अप टू 2.5 लाख नो टैक्स, 2.5 लाख से 5 लाख 5%, 5 लाख से 10 लाख 20% और मोर देन 10 लाख 30%। अगर आप बिलो 60 ईयर्स हो तो हम वो लिमिट को 2.5 लाख की जगह स्टार्टिंग का लिमिट को 3 लाख कर देते हैं। हाँ, गुड इवनिंग। तो हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं अबव 60 ईयर्स के लिए गवर्नमेंट क्या बोला कि 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं, 3 लाख से 5 लाख 5%, 5 लाख से 10 लाख 20% और मोर देन 10 लाख 30%। और सुपर सीनियर सिटीजन के लिए क्या बोला कि जाइए आपको 5 लाख तक माफ किया। इसके बाद वाला जो दोनों स्लैब है 5 लाख से 10 लाख और मोर देन 10 लाख, वो सेम एज इट इज कॉपी कर लीजिए। मतलब 5 लाख से 10 लाख 20%, मोर देन 10 लाख 30%। यानी सर इनको 5% वाला क्राइटेरिया अवेलेबल नहीं है क्योंकि 5 लाख तक तो नहीं लिए और 5% वाला नियम 2.5 से 5 लाख के लिए था, तो ये इनके लिए नहीं है। अब बात करेंगे कि एनआरआई का क्या होगा, एचयूएफ का क्या होगा, एसोसिएशन ऑफ पर्सन का क्या होगा, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल का क्या होगा और आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन का क्या होगा, क्योंकि यही हम पर्सन के डेफिनेशन में पढ़े थे। इन सब के लिए बिलो 60 ईयर्स वाला रूल एप्लीकेबल होगा। कल मेरा एक गलती हुआ था, हम करेक्शन करते हुए बोला था कि इन सब के लिए 30% का टैक्स का नियम होगा, नहीं, इन सब के लिए बिलो 60 ईयर्स वाला स्लैब रेट काम करेगा। न्यू टैक्स रिजीम क्या था हमारा, जो हमने कल डिस्कस किया था कि 3 लाख तक नील, 3 लाख से 6 लाख तक 5%, 6 लाख से 9 लाख तक 10%, 9 लाख से 12 लाख तक 15%, 12 लाख से 15 लाख तक 20% और 15 लाख अबव होने से 30%। सर इसमें सीनियर सिटीजन सुपर सीनियर सिटीजन कुछ नहीं है ना, इसमें वो सब कुछ नहीं है। ये आपका न्यू टैक्स रिजीम सबके लिए सेम है। सर अभी एग्जाम में हम लोग कौन सा फॉलो करेंगे, मैक्सिमम चांस है ओल्ड, मैक्सिमम चांस है ओल्ड, लेकिन आपको न्यू टैक्स रिजीम जानना जरूरी है क्योंकि हो सकता है क्वेश्चन इस पे भी पूछे, बट मैक्सिमम चांस है आप ओल्ड टैक्स रिजीम फॉलो करोगे। तो ये था टैक्स का रेट। सर इसके अलावा गवर्नमेंट कुछ और लेगा क्या या बस इतना ही लेके शांत हो जाएगा? सर जी और भी कुछ लेगा। क्या लेगा सर? सरचार्ज और एजुकेशन सेस, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस बोल के एक सेस भी लगाता है गवर्नमेंट। आई रिपीट, आपने अपना टैक्स कैलकुलेट किया, आज हम दोबारा करेंगे टैक्स कैलकुलेट। टैक्स कैलकुलेट करने के बाद आपको गवर्नमेंट को 2 चीज और देना है उस टैक्स अमाउंट के ऊपर। आई रिपीट, उस टैक्स अमाउंट के ऊपर एक हमको देना होता है सरचार्ज। मान लो मेरा टैक्स अमाउंट निकल कर आया, लेट से मेरा टैक्स अमाउंट निकल कर आया 55 लाख रुपए, तो हमको सरचार्ज देना पड़ा 10, जो भी हमारा रेट होगा वो इस टैक्स अमाउंट के ऊपर, इनकम के ऊपर नहीं, टैक्स अमाउंट के ऊपर। अंकिता सर सरचार्ज, हाँ बोलो 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 बोलो। सर सरचार्ज 10% होता है ना, और हेल्थ एंड इंश्योरेंस मैं आ रहा हूँ उस पे, वेट, मैंने अभी सिखाया नहीं है, आप सुनो पहले आराम से। तो सरचार्ज लगेगा इस 55 लाख टैक्स अमाउंट के ऊपर। हमने स्लैब रेट लगा के मान लो टैक्स निकाल लिया, फिर लगेगा सरचार्ज, और जो फिर लगेगा उसके ऊपर एजुकेशन सेस, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। गवर्नमेंट हमसे 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लेती है। सर सरचार्ज का परसेंटेज नहीं बोले आप, अभी 5 मिनट में उसी का बात करने वाले हैं। सर हाँ बोलो।
ओके सर, मैं तभी भी अनम्यूट करके बोलने का कोशिश कर रही थी, मेरा आवाज़ नहीं जा रहा था और मुझे आवाज़ आ भी नहीं रहा था। आप थोड़ा सा रिपीट करेंगे? आपने जो बोला कि जो बाकी पर्सन के डेफिनेशन में आते हैं उन सबका भी बिलो 60 वाला स्लैब परसेंटेज ही चलेगा, एकदम यही ना? हाँ। उसके बाद सर आपने क्या बोला? उसके बाद मैंने कहा कि मान लो एक आदमी का टैक्स निकल कर आया 55 लाख रुपए, टैक्स वो करोड़ों में कमा रहा होगा, तो टैक्स 55 लाख रुपए निकल कर आया उसका, मान लो स्लैब रेट लगा के। यस सर। अब उसको दो चीज और गवर्नमेंट को पे करनी पड़ती है, एक होता है सरचार्ज और एक होता है हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। सरचार्ज का रेट अभी हम लोग बात करेंगे क्योंकि उसमें थोड़ा ब्रेकअप है। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस फिक्स है 4%। सरचार्ज सबको नहीं लगता, सरचार्ज सबको नहीं लगता, बट हेल्थ एंड एजुकेशन से सबको लगता है 4%। इसमें गवर्नमेंट 1% आपसे हेल्थ के लिए पैसा लेता है। ये जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल चलती है ना, उनमें मोटा मोटी तो फ्री इलाज ही होता है, हालांकि उनके डॉक्टर्स का खर्चा बहुत कुछ है, जितना वो लोग मरीज से लेते हैं उतना तो उनका काम चलने वाला नहीं। तो गवर्नमेंट आपसे बोलती है आप अपने टैक्स का 1% मुझे दीजिए हेल्थ के नाम पे, और रिमेनिंग 3% दीजिए आप मुझे एजुकेशन के लिए। उसमें से भी गवर्नमेंट 2% खर्चा करता है क्लास 10 तक की पढ़ाई के लिए और 1% खर्चा करता है हायर एजुकेशन के लिए। आपको इतना ब्रेकअप नहीं जानना, आपको सीधा जानना है 4% लेती है गवर्नमेंट मेरे से। ये मैंने आपको ब्रेकअप बताया आपके जनरल नॉलेज के लिए। हाँ बोलो। हाँ सर। सर ये पर्सन के अलावा बाकी सब पे लगता है, इंडिविजुअल के अलावा जो पर्सन पे लगता है, सब पे मतलब कल जो पढ़ा था उस पे जो टैक्स आएगा उसके बाद भी ये चीज होता है? एग्जैक्टली टैक्स अमाउंट निकलने के बाद उस पे सरचार्ज और हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लेता है मेरे से गवर्नमेंट। अभी बात करेंगे, घबराओ मत, अभी 5 मिनट में उसका कैलकुलेशन पे जाएंगे। सर सरचार्ज कितना लगता है हेल्थ एंड एजुकेशन तो समझ में आ गया 4%। देखो सरचार्ज का रूल यहाँ पर है, आप अगर 50 लाख तक कमाते हो साल का, आपका इनकम अगर 50 लाख है साल का, तो आपको कोई सरचार्ज नहीं देना। लेकिन हेल्थ एंड एजुकेशन से अगर आप एक टैक्स लायबिलिटी आप पे आ रहा है तो आपको हेल्थ एंड एजुकेशन से तो देना ही है, बट सरचार्ज आप 50 लाख तक कमाते हो तो नील है। 50 लाख से 1 करोड़ कमाते हो तो 10% सरचार्ज है, 1 करोड़ से 2 करोड़ कमाते हो तो 15% सरचार्ज है, और 2 करोड़ से 5 करोड़ कमाते हो, इनकम का बात कर रहा हूं मैं, तो आपका 25% सरचार्ज है, और अबव 5 करोड़ कमाते हो तो 37% सरचार्ज है। लेकिन अब गवर्नमेंट ने करंट बजट में इसको भी 25 करने का बात की है, यानी अब गवर्नमेंट बोलता है आप 50 लाख से 1 करोड़ कमाते हो तो 10%, आप 1 करोड़ से 2 करोड़ कमाते हो तो 15%, आप 2 करोड़ से 5 करोड़ यानी 2 करोड़ से ऊपर कुछ भी कमाते हो उस सब पे 25%, क्योंकि इन्होंने 5 करोड़ अबव 5 करोड़ वाले पे भी 25% ही कर दिए। तो आपका लेटेस्ट टैक्स सिस्टम में अब 37% का सरचार्ज खत्म कर दिया गया, अब उसको कर दिया गया है 25% हाईएस्ट। ठीक बात। तो 50 लाख तक इनकम वालों पे गवर्नमेंट ने सरचार्ज रखा ही नहीं। 50 लाख से 1 करोड़, देखो 50 लाख से 1 करोड़, 1 से 2, 2 से 5, और ये 10, 15, 25 करके बढ़ता जा रहा है, 10-10% करके इंक्रीज हो रहा है। सरचार्ज का रेट 10-10% करके इंक्रीज हो रहा है। याद करने का तरीका ये होना चाहिए कि 0, 10, 15, 25 अमाउंट, और इनकम का अमाउंट कैसे बोला, 50 लाख तक 0, फिर 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, या 1 करोड़ 2 करोड़ भी याद रख लोगे, 2 करोड़ अभव याद रख लो तो भी काम हो जाएगा, क्योंकि अब 2 करोड़ अभव सबके लिए 25% है, यानी 37% वाला सरचार्ज अब ऑब्सोलीट हो गया है, हटा दिया गया। सर ये 23 अभी जो रीसेंट बजट आया उसमें एग्जैक्टली या पहले ही हो गया? नहीं नहीं, इस बजट में अभी आपके लिए जो असेसमेंट है एप्लीकेबल है उसमें यही नियम चलेगा नया वाला। ओके सर। क्योंकि आप 23-24 असेसमेंट ईयर में एग्जाम दोगे, हाँ। आपका असेसमेंट ईयर 23-24 होगा, और प्रीवियस ईयर क्या होगा आपका 22-23। तो आपको इस असेसमेंट ईयर के हिसाब से रूल पढ़ने हैं। एक्चुअली मैं आप लोगों को एक जानकारी यही दे दूं, यही हम लोग रियल लाइफ में भी फॉलो करते हैं। अब जिस ईयर के लिए इनकम कैलकुलेट कर रहे हो उस ईयर का रूल फॉलो करते हैं। मान लो अब अचानक मेरे पास कोई क्लाइंट आ जाए और उसका 18-19 का कोई गड़बड़ है, उसको 18-19 के लिए डिपार्टमेंट से नोटिस आया है कि आपका ये प्रॉब्लम्स मिला है, आप दोबारा अपना सब कुछ कैलकुलेट करके ठीक से जमा कीजिए, तो फिर हम लोग उस पर आज का नियम नहीं लगा सकते, क्योंकि उसका प्रीवियस ईयर 18-19 है, तो उसका असेसमेंट ईयर क्या होगा 19-20। हाँ, तो 19-20 वाला एक्ट खोलेंगे हम लोग, उस समय जो नियम था उसके हिसाब से उसका कैलकुलेशन करेंगे। इसीलिए एज ए
कॉमर्स स्टूडेंट हम लोगों को हर समय पढ़ते रहना पड़ता है। हम 60 साल की एज में भी पढ़ाई कर रहे होते हैं। आज का रूल क्या है, पुराना रूल क्या है, किताबें खोल खोल के बैठते हैं अगर वैसा क्लाइंट आता है। हाँ, जब क्लाइंट करेंट ईयर के लिए आता है तो करेंट असेसमेंट ईयर का रूल फॉलो करते हैं। जो अभी चल रहा है असेसमेंट ईयर, उसका रूल फॉलो करते हैं। ये हमारा सरचार्ज का रेट था, ये हमारे टैक्सेशन के रेट थे। एजुकेशन सेस का रेट मैंने आपको पहले ही कह दिया 4% है। अब बचा कौन कौन, देखो इंडिविजुअल के लिए स्लैब रेट की बात कर ली हमने। अब मैंने कह दिया एनआरआई, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, एसोसिएशन, सॉरी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, इन सब के लिए ये बिलो 60 वाला स्लैब रेट चलेगा, नहीं जो जनरल पब्लिक के लिए। सर बच गए कौन, पार्टनरशिप, एलएलपी, लोकल अथॉरिटी और कंपनी। पार्टनरशिप, एलएलपी, लोकल अथॉरिटी के लिए क्या रूल है, उन पे फ्लैट टैक्स रेट है 30%। उनका फ्लैट टैक्स रेट है 30% और उनका सरचार्ज क्या है, उनको 1 करोड़ तक गवर्नमेंट ने माफ किया। क्योंकि देखो उन पे टैक्स रेट हाई लग जा रहा है ना एक बार में, तो उनको सरचार्ज में गवर्नमेंट ने माफी दे दी। 1 करोड़ तक कुछ नहीं, 1 करोड़ से अबव 12%, खत्म बात। सेस तो सब पे लगेगा 4%। कंपनी के लिए क्या किया सर, सर कंपनी के लिए टैक्स रेट रखा था 30%। मैं आ रहा हूं उस पर 1 मिनट, इसमें चेंज है। सरचार्ज का रेट क्या रखा है, 1 करोड़ तक तो नील, 1 करोड़ से 10 करोड़ तक 7% और 10 करोड़ से अबव है तो 12%। सर आपने यहां कुछ कहा था, चेंज है। अब ये टैक्स रेट हो गई है 25%, लेकिन सबके लिए नहीं, जो 400 करोड़ से कम का टर्नओवर करते हैं। 400 करोड़ यानी सर इंडिया में मोटा मोटी सबके लिए 400 करोड़ बहुत बड़ा वैल्यू होता है बेटा जी। रिलायंस, टाटा, अडानी, इनके लिए तो 400 करोड़ चिल्लड़ होगा, हाँ या ना। रिलायंस का टर्नओवर कितना है, मार्केट कैप कितना है, रिलायंस का टर्नओवर मार्केट कैप है 22 लाख करोड़ और उनका टर्नओवर होता है लगभग 12 से 13 हजार करोड़, 12 से 13 हजार करोड़, उतना उनका टर्नओवर होता है। तो उनके लिए क्या नियम चलेगा, 30% वाला रेट सर। और जो 400 करोड़ से कम का टर्नओवर करते हैं उनके लिए अब कंपनी में क्या रूल चलेगा, 25%। सरचार्ज का रूल कॉमन है, 1 करोड़ तक कुछ नहीं, 1 करोड़ से 10 करोड़ 7%, मोर देन 10 करोड़ 12%। तो देखो कंपनी हो या पार्टनरशिप, मैक्सिमम रेट उनके लिए कितनी रखी है सरचार्ज की, 12%। लेकिन इंडिविजुअल के लिए 25% तक रेट चलेगी, क्योंकि उनको टैक्स में बहुत जगह बेनिफिट भी मिल जा रहे हैं, उनको बहुत सारा स्लैब रेट के हिसाब से उनका फिगर ऑलरेडी कम हो जा रहा है, उनके लिए सरचार्ज का नियम अलग है। यहां तक सबको क्लियर है? यस सर। यस सर। सर मतलब वो पार्टनरशिप सबका टैक्स रेट में वो स्लैब नहीं आता है? नहीं नहीं नहीं, इनके ये पार्टनरशिप, एलएलपी, लोकल अथॉरिटी और कंपनी, यस सर, इनके लिए स्लैब नहीं आता। इनके नेट प्रॉफिट पे फ्लैट 30% या 25% या 30% जो भी इनके लिए रूल है वो टैक्स लग जाता है। ओके। फ्लैट नेट प्रॉफिट पे तो बेटा उनको तो ऑलरेडी एक्सपेंडिचर माइनस करने दे दिया ना। यस सर। वो रेंट, सैलरी, परचेज, वेजेज, पोस्टेज एंड टेलीग्राम, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ऑडिट फीस है ना, तेना 50 रकम का खर्चा तो उनको ऑलरेडी माइनस करने दे दिया। यस सर। एक इंडिविजुअल को अपने कमाई पे डायरेक्ट टैक्स देना पड़ता है, इसीलिए उनको स्लैब दिया गया, और इनको तो ऑलरेडी माइनस करने अलाउड किया, तो इनको स्लैब नहीं दिया नहीं। ठीक बात। यस रिबेट का नियम हमने पढ़ लिया है, रिबेट का नियम हमने पढ़ा था 87A के हिसाब से 5 करोड़ रुपया तक कोई, 5 लाख रुपया तक अगर कोई कमाता है ओल्ड टैक्स रिजिम में, तो टैक्स अमाउंट और 12,500 विच एवर इज लोअर का उसको एग्जम्पशन है। जो आदमी 5 लाख तक कमाता है उसको रिबेट है। यस सर। और सर नया स्लैब रेट में रिबेट कहाँ पे है, 7 लाख जो कमाता है। 7 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना। 7 लाख के ऊपर कमाओगे तो अगर आप नया स्लैब रेट में हो तो पूरा स्लैब रेट का नियम फॉलो करो। ये था आपका टैक्स का रेट सिस्टम पूरा इंडिया में। अब कैलकुलेट कैसे होता है सर, ये देखो सबसे पहले हम सैलरी इनकम जोड़ेंगे
उसमें ऐड करेंगे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। बेटा इन सब में बहुत 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 सारे रूल्स हैं, सब एक एक करके चैप्टर पढ़ेंगे। सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन, अदर सोर्स, सब पढ़ेंगे। बट फिलहाल ये समझो, मान लो आपको सैलरी के सारे नियम पता थे, आपने उसके हिसाब से जोड़ तोड़ के टोटल सैलरी निकाली। आप घर भाड़े पे लगाए, वहाँ से इनकम कमाए, मतलब इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, आपको उसका भी फॉर्मेट पता था, आपने वो भी कैलकुलेट करके फाइनल अमाउंट निकाल लिया। आपको पीजीबीपी यानी अपने बिजनेस का प्रॉफिट भी, नेट प्रॉफिट आपने फाइनली निकाल लिया, वो भी ऐड कर लिया। मैं ये इंडिविजुअल और इनके लिए बात कर रहा हूँ, पार्टनरशिप और इनके लिए बात नहीं हो रही है। पार्टनरशिप कंपनी, एलएलपी, उनके लिए बात नहीं हो रही है। ये इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, एनआरआई, एजेपी, इनके लिए बात हो रही है। पीजीबीपी जोड़ लिया। अब मान लो मैंने कोई एसेट बेचा इस साल, कोई फर्नीचर बेचा, कोई मशीन बेची, कोई लैंड बेचा, और या फिर कोई शेयर्स डिवेंचर्स बेचा, और वहां से मुझे गेन हुआ, गेन, लॉस नहीं गेन, तो वो भी ऐड कर लो। और फिर अदर सोर्स तो बचा है पांचवा हेड। हमने कल 5 हेड ऑफ इनकम पढ़ा था। पहला हेड था सैलरी, दूसरा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, तीसरा पीजीबीपी, चौथा कैपिटल गेन, पांचवा अदर सोर्स। इन पांचों को जोड़े तो आता है ग्रॉस टोटल इनकम, जीटीआई, ग्रॉस टोटल इनकम। अब गवर्नमेंट बोलता है तुमने 80s का डिडक्शन ले लो। तुम 80s का डिडक्शन माने बहुत सारे सेक्शन, 80C, 80D, 80DD, 80DDB, 80U, 80TTA, 80TTB, 80GGC, 80GG, 80G, बहुत सारे सेक्शन है जहां पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। आपको लगता है कि आपका बहुत इनकम है, उतने इनकम में मैं गवर्नमेंट को टैक्स क्यों दूं? तो गवर्नमेंट बोलता है कोई नहीं, टैक्स बचाने का स्कीम हम देते हैं आपको। आप हमारे बताए हुए इन सेक्शंस में अलग अलग इन्वेस्टमेंट के प्लान्स हैं, आप अपना पैसा वहां इन्वेस्ट कर दीजिए। जैसे एग्जांपल में अगर मैं आपको दूं 2-3 तो तो आप LIC ले लो, आप मेडिकल इंश्योरेंस करवा लो, आप किसी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को डोनेशन दे दो, आप एजुकेशन के लिए लोन लेते हो और इंटरेस्ट चुकाते हो तो उसका माफी मिल जाएगा। आपके अगर घर में कोई डिसेबल्ड पर्सन है और आप उसका खर्चा चला रहे हो, उसको पाल पोस रहे हो, उसके लिए आप जो भी खर्चा करते हो माइनस कर लो। आप अपने लिए, आप खुद फिजिकली डिसेबल्ड हो तो आपको उसमें भी गवर्नमेंट छूट देगा, आप अपना मेहनत करके काम कर रहे हो। और भी बहुत है, आपने घर लिया है, आप उसका प्रिंसिपल लोन चुका रहे हो, इंटरेस्ट चुका रहे हो, वो तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में ही माफ हो जाएगा। लेकिन अगर आप प्रिंसिपल अमाउंट भी चुका रहे हो, ऑब्वियस बात है ना बेटा, ईएमआई में तो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों रहता है, तो जो प्रिंसिपल अमाउंट हमने इस साल चुकाया वो माइनस कर लो। ऐसे बहुत सारे सेक्शन है, जब पढ़ेंगे तब पता चलेगा। उसको बोलता है सेक्शन 80s या चैप्टर 6 से। उस चैप्टर का नाम है 80s का सेक्शन डिडक्शन या चैप्टर 6 से। तो हमने ये पहले पांचों हेड ऑफ इनकम जोड़ा, हमारा जीटीआई आ गया, उसमें से हमने 80s का डिडक्शन माइनस किया, हमारा टोटल इनकम आ गया। अब अगर ये टोटल इनकम 5 लाख के बिलो है, ये टोटल इनकम 5 लाख के बिलो है, तो आप रिबेट क्लेम कर लो, आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अगर ये 5 लाख से अबव है तो आपको टैक्स कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब आपने जो टैक्स कैलकुलेट किया, अगर वो आपका इनकम जो है वो 50 लाख से कम है तो आपको सरचार्ज नहीं देना। और आप लोगों को बता दूं, आपके एग्जाम में सरचार्ज का क्वेश्चन नहीं आएगा। आपके एग्जाम से आपको सरचार्ज का रेट याद नहीं करना, केवल 2 बार रीड करके रखना। आपके एग्जाम में किसी भी आदमी का इनकम 50 लाख क्रॉस नहीं कराएगा, तो आपको हर बार सरचार्ज नील ही करना है। तो आपने टैक्स कैलकुलेट कर लिया, उस पर अगर 50 लाख का इनकम क्रॉस है तो सरचार्ज भी लगा लिया उस टैक्स वाले अमाउंट के ऊपर। देखो सरचार्ज लगेगा या नहीं लगेगा ये चेक करने के लिए हम देखते हैं हमारा इनकम, लेकिन सरचार्ज कैलकुलेट किस पे होगा? इनकम पे नहीं। जो हमने फाइनल टैक्स का अमाउंट निकाला है स्लैब रेट लगा के, उसके ऊपर सरचार्ज लगेगा। तो आप सरचार्ज लगा लो, 4% एजुकेशन सेस भी आपके टैक्स अमाउंट पे लगेगा, 4% एजुकेशन सेस भी आपके टैक्स अमाउंट पे लगेगा। लगा लो, टोटल फिगर आएगा, वो गवर्नमेंट को जमा कर दो। ये है टैक्स कैलकुलेशन का पूरा आउटर इंफ्रास्ट्रक्चर। सर सरचार्ज किस चीज के लिए होता है? जैसे सेस तो आपने बोला हेल्थ, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स का, बोला नहीं, कोई ब्रेकअप नहीं दिया, बट गवर्नमेंट लेती है, माइट भी कोई सोशल वेलफेयर पे खर्चा करने के लिए लेती है, बट कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है ऐसा। यानी एक तरीके से बोल सकते हो सर ये जनरल रिजर्व है गवर्नमेंट का। ओके सर, इसका आरटीआई में भी इंफॉर्मेशन नहीं मिल सकता? नहीं, गवर्नमेंट कैसे
गवर्नमेंट कब कैसे प्लान करके उसको खर्चा कर रही है। आप जनरल रिजर्व तो आपका कोई फिक्स प्लान थोड़ी ना हो सकता, आप कैसे खर्चा करोगे। रिक्वायर्स पर योर रिक्वायरमेंट आप जनरल रिजर्व को यूज करते हो ना। यस सर। लेकिन अगर मशीन परचेज रिजर्व मैंने बनाया है तो वो मशीन खरीदने के लिए यूज करूंगा, तो उसका तो आपको क्लैरिफिकेशन मिलेगा। लेकिन जनरल रिजर्व कंपनी ने किस साल किस पर्पज के लिए खर्चा किया हो तो फिर अलग अलग साल पे अलग अलग चलेगा। यस सर। वैसे सरचार्ज का यहाँ पर नहीं है। सरचार्ज का ब्रेकअप गवर्नमेंट ने नहीं दिया, बट गवर्नमेंट ने सेस का ब्रेकअप बताया, क्योंकि नाम दिया हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। ये पुराने टाइम में ना, मतलब आज से 7-8 साल पहले केवल एजुकेशन सेस हुआ करता था 3%। अब ये 4% हुआ क्योंकि गवर्नमेंट ने इसमें 1% हेल्थ ऐड कर दिया। ठीक बात। यस सर। तो ये आपका टैक्स स्ट्रक्चर का पूरा रिजीम था। टैक्स कैलकुलेशन की बात हमने लास्ट क्लास ही की थी। फॉर्मेट देखो मैंने यहाँ ढंग से ड्रॉ किया था, ये रहा। सैलरी, आईएचपी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स सब जोड़ लिया। डिडक्शंस क्लेम कर लिया सेक्शन 80 का, तो टैक्सेबल इनकम आ गया। अब अगर ये 5 लाख से कम है तो रिबेट लो और काम खत्म करो। लेकिन अगर ये 5 लाख से ज्यादा है तो कोई रिबेट नहीं है, तो उस पर सरचार्ज ऐड करो, सेस ऐड करो, आपका टैक्स लायबिलिटी आ जाएगा। हाँ, टीडीएस बोल के एक चीज माइनस होती है। टीडीएस क्या होता है? देखो, कुछ एक इनकम गवर्नमेंट ने ऐसा बोला कि जहां से आपका इनकम जनरेट हो रहा है, सोर्स ऑफ इनकम, जहां से आपका इनकम जनरेट हो रहा है, आप वहां पर ही जो आपको इनकम दे रहा है ना, वो आपसे टैक्स काट के गवर्नमेंट को डायरेक्ट थोड़ा जमा कर देगा। एक एग्जांपल दे देता हूं एनआरआई के लिए। जैसे अब एनआरआई को गवर्नमेंट बोलता है हम कहां पकड़ते फिरेंगे, तो जिससे एनआरआई को इनकम जनरेट हुआ वही लोग एनआरआई को जितना पेमेंट करे उसमें से उसका टैक्स काट ले। 10% का रूल है, उतना काट ले, गवर्नमेंट को जमा कर दें, बाकी अमाउंट एनआरआई को दे दें। अब एनआरआई अपना रिटर्न फाइल करेगा, तब अपना टैक्स कैलकुलेट करेगा, जितना उसका टीडीएस कटा हुआ माइनस कर लेगा और डिफरेंस अमाउंट गवर्नमेंट को जमा कर देगा। तो टीडीएस यानी ऑलरेडी जो आपका टैक्स डिडक्ट हो गया, जिस सोर्स से टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, जिस सोर्स से इनकम जनरेट हुआ वहीं पे टैक्स डिडक्ट हो गया। तो अगर वैसा कुछ कटा है आपका, तो आपका टैक्स लायबिलिटी जितना भी आया उसमें से माइनस कर लो, क्योंकि आप बोल रहे हो गवर्नमेंट को मुझे इतना टैक्स देना है। लेट्स से मुझे 3 लाख का टैक्स देना है, मेरा ऑलरेडी टीडीएस कटा हुआ है 50,000 का, तो भैया 50,000 तो मेरे नाम पे टैक्स जमा हो गया ना ऑलरेडी, तो अब मैं पूरा 3 लाख क्यों दूं? ठीक है, तो 2.5 लाख दे दो। गवर्नमेंट बोलता है कोई दिक्कत नहीं। और सर जी मान लीजिए मेरा टैक्स ही आता 30,000 और मेरा टीडीएस ऑलरेडी कट के रखा है 50,000, तब क्या होता? कोई बात नहीं, 20,000 गवर्नमेंट आपको रिफंड कर देगा। तो आपका अगर टीडीएस ज्यादा कट गया है तो भी चिंता मत करिए, जितना एक्सेस टीडीएस कट के रखा है वो गवर्नमेंट आपको वापस कर देगा। और अगर आपका टीडीएस का अमाउंट से आपका टैक्स लायबिलिटी का अमाउंट कम है, यानी टीडीएस कम टैक्स ज्यादा, तो डिफरेंस आप जमा कर दीजिए। गवर्नमेंट टीडीएस काट के ना सेफ साइड में रहना चाहता है। अब आते हैं, ये आपके एग्जाम में कितना मार्क्स का आएगा सर? बेटा जी आपके एग्जाम में आएगा 5 से 8 नंबर के लिए, लेकिन आपके काम बहुत आएगा हर चैप्टर में, इसलिए जानना पहले जरूरी था। एग्जाम में जो क्वेश्चन इस पार्ट से पूछ सकता है थ्योरी में, वो है हेड ऑफ इनकम, आपसे पूछ सकता है पर्सन का डेफिनेशन, आपसे पूछ सकता है एसएससी किसको बोलते हैं, आपसे पूछ सकता है असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर क्या होता है, आपसे पूछ सकता है कितने टाइप की इनकम होती है, आपसे पूछ सकता है कई एक इनकम का एग्जाम्पल दीजिए, राइट एनी 5 एग्जाम्पल ऑफ इनकम। आपको इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एक आखिरी टॉपिक इसमें थ्योरेटिकली मेरे नोट्स में नहीं है, मैं यहां लिखते लिखते बता रहा हूं। हम लोग अब तक पढ़े हैं ना, 2 ईयर होते हैं, असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर किसको बोलते हैं बेटा? जिस ईयर इनकम अर्न किए। और असेसमेंट ईयर क्या बोलते हैं? जिस ईयर इनकम को एसेस किया जाएगा, मतलब कैलकुलेट किया जाएगा। ये दोनों अलग अलग ईयर होती है ना, या एक ही होती है? अलग अलग होती है। लेकिन कुछ लोग 3 टाइप के लोग हैं बेटा, जिनके लिए प्रीवियस ईयर ही असेसमेंट ईयर बन जाएगा। मतलब जिस ईयर कमाए हो उसी साल ही टैक्स असेस करके जमा करो, मतलब आपको नेक्स्ट ईयर तक मौका नहीं देंगे हम।
क्यों सर, कौन है वो लोग? नाम सुन के आप भी बोलोगे हाँ गवर्नमेंट ठीक किया। पहला, जिनका बिजनेस अब डिसकंटिन्यू हो रहा है। मेरा असेसमेंट ईयर क्या है, मेरा प्रीवियस ईयर क्या है, 22-23। यस सर। मान लो मैं 1 अप्रैल 2022 से लेके अप्रैल 2022 से मार्च 2023 हुआ ना ये। यस मान सर। लो मैं दिसंबर मंथ में अपना बिजनेस बंद कर रहा हूँ, इस बीच में दिसंबर 2022 को अपना बिजनेस क्लोज कर रहा हूँ, डिसकंटिन्यू कर रहा हूँ अपने बिजनेस को। बेटा जी डिसकंटिन्यू कर रहे हो तो अब अगले साल तक वेट क्यों करना है? गवर्नमेंट बोलता है जब बिजनेस बंद ही कर दियो, कैलकुलेट करके जमा करके सब कुछ जमा कर दो अभी। तो डिसकंटिन्यू करने वाले बिजनेस के लिए असेसमेंट ईयर तक वेट क्यों करना? प्रीवियस ईयर को ही असेसमेंट ईयर मान के टैक्स जमा कर दो। कोई आदमी ना एनआरआई है जो फॉरेन से इंडिया में क्रू में आता है, क्रू का मेंबर है। क्रू मेंबर माने वो होते हैं ना फॉरेन से लग्जरियस शिप आते हैं। यस सर। लग्जरी क्यों, नॉर्मल शिप भी बोलूं जिसमें सामान आते हैं, कार्गो शिप। अब आप क्रू के मेंबर हो और आप इंडिया में आए और आपने कुछ कमाई कर ली यहाँ पे, तो बेटा जी आप तो वापस आपका शिप चला जाएगा। शिप के यहाँ पे 6-8 महीना थोड़ी खड़ा रहने वाला है ना? यस सर। तो भैया जी अब जब आपका शिप वापस ही चला जाएगा, आपको हम कहाँ पकड़ते फिरेंगे फॉरेन में अगले साल? तो आप इसी साल जब आए हो कमाए हो तभी टैक्स का डिटेल फाइल करके टैक्स जमा करके चले जाओ। आपको आने वाले साल तक का वेट करने की जरूरत नहीं है, आपका प्रीवियस ईयर ही असेसमेंट ईयर है। ठीक बात? यस सर। और तीसरा और आखिरी, कोई आदमी एनआरआई है और इंडिया घूमने आए, विजिट पर्पस के लिए इंडिया है। अब आया घूमने, सर आया घूमने तो टैक्स का बात कहां से आ गया? ठीक है नहीं कमाएगा तो कोई टैक्स का बात हम करेंगे नहीं, बट कमा लिया तो इंडिया में। बेटा कमाई आते ही गवर्नमेंट कहाँ खुल जाता है, अरे ये कमाया तो इंडिया में टैक्स खुलेंगे इससे। तो बेटा जी अब आप विजिट करने आए हो, आप तो घूमने फिरने आए हो, वापस चले जाओगे, दोबारा थोड़ी घूमने इंडिया ही आओगे। यस सर। तो आपका प्रीवियस ईयर ही आपका असेसमेंट ईयर हो जाना चाहिए। तो देखो गवर्नमेंट टेक्निकली ये बात किया कि इनको हम अगले साल पकड़ नहीं सकते। अब मान लो ये आदमी बिजनेस डिसकंटिन्यू कर लिया, अब ये भाग गया कहीं पे विदेश, हम कहाँ पकड़ते फिरेंगे? डिसकंटिन्यू करके कोई गांव देहात में जाके कहीं बैठ गया, हम इसको कहाँ ढूंढेंगे? तो गवर्नमेंट बोल रहा है भैया तुम तीनों के केस में हमको वेट करने की जरूरत क्या है, तुम इसी साल सब झमेला खत्म करो ना अपना। तो ये वो बोल रहा है हम अगले साल फिर बिजनेस चालू कर लिया तो, अरे कोई नहीं, वो नया बिजनेस के नाम से होगा, फिर तुम्हारे साथ टैक्स खेलेंगे। बट इस साल तो तुम बिजनेस बंद किए हो तो पूरा टैक्स इसी साल देके झमेला खत्म। बात क्लियर? यस सर। ये था आपका बेसिक चैप्टर, यहाँ से आपका सर जो एनआरआई है वो ओरिजिनली जिस कंट्री में रहते हैं और उनका डेली सोर्स ऑफ इनकम जिस कंट्री से, वो टैक्सेस वहाँ के ही देते हैं ना? देखो बेटा बात ये होता है, दो तरीके की बात हो रही है। अगला ही चैप्टर जो हम पढ़ाने जा रहे हैं रेसिडेंशियल स्टेटस, अगला ही चैप्टर जो अभी चालू करने जा रहे हैं आपका, यस सर। रेसिडेंशियल स्टेटस बोल के एक चैप्टर है। यस सर। वो चैप्टर यही बोलता है कि कौन इंडिया में टैक्स दे और कौन इंडिया में टैक्स नहीं देगा। तो उसमें एक बात आया कि अगर आप पे इंडिया में टैक्स लग रहा है, आप फॉरेनर हो इंडियन हो, वो पढ़ेंगे उस चैप्टर में, कब फॉरेनर को इंडिया में टैक्स देना पड़ेगा, कब इंडियन को इंडिया में टैक्स देना पड़ेगा, सब पढ़ेंगे। बट अभी एक बार मान लो किरणदीप कौर बोल के एक लड़की है, वो जर्मनी की है, ठीक है? यस सर। श्वेता बोल के एक लड़की है, वो इंडिया की है, और अंकिता बोल के एक लड़की है, वो भी इंडिया की है। अब श्वेता और अंकिता का तो बात समझ में आता है कि उनको इंडिया में टैक्स देना चाहिए अपने इनकम पे, लेकिन किरणदीप कौर वो तो जर्मनी की है, तो ऑब्वियस बात है वो जर्मनी में, अगर देखो वो इंडिया में आई और इंडिया में कोई इनकम अर्न कर ली, अर्न या रिसीव कर ली इंडिया में पैसा, तो इंडियन गवर्नमेंट बोलता है भैया आपको इंडिया में टैक्स तो देना पड़ेगा। अब आप बोलोगे मेरा तो जर्मनी में भी इनकम टैक्स लग जाएगा, गवर्नमेंट बोलेगा रुको, इन दुनिया में 180 प्लस कंट्रीज हैं, मैक्सिमम कंट्रीज के साथ हर गवर्नमेंट का ट्रीटी होता है, एग्रीमेंट। तो अगर उनका पर्सन
इंडिया में आके कमा लिया और इंडियन गवर्नमेंट टैक्स ले लिया तो वहाँ टैक्स से माफ हो जाएगा, इंडियन गवर्नमेंट एक सर्टिफिकेट दे देगा। अब वो ट्रीटी में डिपेंड करता है कि किरणदीप कौर इंडिया में टैक्स देगी कि जर्मनी में, वो ट्रीटी में क्या लिखा हुआ है। अगर वो ट्रीटी में लिखा हुआ है कि आपका पर्सन यहाँ कमाया हम यहाँ टैक्स लेंगे बट आप वहाँ पे मत लेना, तो फिर वैसा ही नियम फॉलो होगा। और अगर ये लिखा हुआ है कि नहीं किरणदीप कौर भले हमारे यहाँ कमाई है बट ट्रीटी में लिखा हुआ है कि नहीं वो आपके देश की नागरिक है, रेसिडेंस वहाँ का है, तो आप अपनी देश में टैक्स ले लीजिएगा, ठीक है, इंडिया में नहीं दे के जाएगी वहाँ दे देगी। तो जिन देशों के साथ आपका ट्रीटी साइन किया हुआ, इस ट्रीटी का नाम है DTAA, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। डबल टैक्स नहीं लगना चाहिए ना बेटा, नाम में है। यस सर। तो वही है डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट बोल के एक ट्रीटी है गवर्नमेंट का। अब भैया जी वो ट्रीटी नहीं है तो भैया तब डबल टैक्स दो, हम कुछ नहीं कर सकते। सर लेकिन वो इंडिया में भी देके जाना। ट्रीटी में अगर सेकंड केस होता है तो सर वो इंडिया के लिए लॉस काइंड ऑफ नहीं है, वो यहाँ पे इनकम करे है ना, फिर आपके देश का आदमी वहाँ कमाएगा तो वो भी वहाँ टैक्स नहीं लेंगे, आप इंडिया वो भी इंडिया में देके जाएगा। ओके देखो ट्रीटी में तो बहुत से कंट्री के लिए फिर सेम रूल चलेंगे ना, फिर यस आपका सर। लोग भी वहाँ कमाएगा तो वहाँ का गवर्नमेंट नहीं लेगा। गवर्नमेंट अपने सिटीजन को सेव करने के लिए किया है ओके सर। कि वहाँ लग जाए तो यहाँ बच जाए और यहाँ लग जाए तो वहाँ बच जाए। बट यहाँ एग्रीमेंट नहीं है। जैसे हम आपको 2-3 कंट्री का सीधा सीधा नाम देते हैं, ये मेहुल चौकसी और कहाँ भाग के गए थे, वेस्ट इंडीज का कोई, वो वेस्ट इंडीज का कोई टापू का नाम था कुछ बार एंटीगुआ ना कहाँ पे ऐसे जो गया था, वहां से इंडिया का ट्रीटी नहीं है। अब अगर वैसा कंट्री से आप बिजनेस करते हो और कमाते हो भैया दोनों जगह टैक्स दो, वी कांट हेल्प इट। लेकिन मोटा मोटी आप ये जान लो जितने दुनिया के बड़े बड़े देश हैं, आपका 180 प्लस कंट्रीज द वर्ल्ड में, आई थिंक 189 ऐसा कुछ है, एग्जैक्टली नंबर हमको भी नहीं पता, तो उनमें आपका समझ लो 150 कंट्री के साथ तो ट्रीटी है। अब सर ये मेहुल चौकसी ने किया क्या था, भाग के गए थे आपने कहा? देखो ये लोग है ना इंडिया में ज्वेलरी बिजनेस करते थे, मेहुल चौकसी और नीरव मोदी, ओ नीरव मोदी ज्वेलरी का बिजनेस करते थे। ओके